स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज फिर से समकालीन दक्षिण एशिया के चैप्टर नंबर 5 जिसका टॉपिक होगा बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पाकिस्तान के बारे में समझा, उसी तरह से दक्षिण एशिया के एक और देश बांग्लादेश के बारे में हम समझेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से अपना मैप देखेंगे जिसमें हम बांग्लादेश की लोकेशन को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी देखेंगे, ये बांग्लादेश है। ओके, सबसे पहले आज मैं बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ इस बारे में बताऊंगी कि क्या परिस्थितियां बनी, इसको समझेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक है लोकतंत्र, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बांग्लादेश जो कि 1971 से पहले पाकिस्तान का अभिन्न अंग हुआ करता था, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आए। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे और अंग्रेजी हुकूमत का भारत को आज़ाद कराने से पहले बेहद ही शर्मनाक जो काम किया था वो ये था कि फूट डालो और शासन करो। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा था वो जनता के कहने पर नहीं हुआ था और ना ही जनता को किसी प्रकार का मतदान जैसा कुछ हुआ था कि इसमें कोई सहमति बनी हो कि हाँ जी ये दो देश होने चाहिए, दो राष्ट्र होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ इस आधार पर हुआ था कि जिस राज्य में मुस्लिम बहुल जनसंख्या है वो पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाएगा और जो बाकी जनसंख्या है वो हिंदुस्तान में मानी जाएगी। तो इस तरीके से इस देश का बंटवारा हुआ। इसके खिलाफ बहुत सारे नेता सामने आए, वो नहीं चाहते थे कि इस देश का बंटवारा हो। तो बात करें कि क्या कारण रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसका ये है कि जो बंगाल का क्षेत्र था जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, वो क्षेत्र बांग्लादेश जो आज का है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। वहाँ की जो जनसंख्या थी वो बंगाली भाषी ही थे। उन पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा तिरस्कार करना, क्योंकि उनकी संस्कृति जो थी वो बंगाली थी और जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो उनको अपने देश का नहीं मानते थे, उन्हें लगता था ये अलग से हैं। इस तरीके की तिरस्कार की भावना को देखते हुए वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा भड़क उठी, उन्हें लगता था कि हमारा तिरस्कार हो रहा है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट है बंगाली संस्कृति की उपेक्षा करना। तो बंगाल की जो संस्कृति थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो कल्चर था, उसके बारे में हमेशा ये चाहते थे पश्चिमी पाकिस्तान वाले कि अपनी जो भी सभ्यता है, जो भाषा है, उर्दू भाषा को उन पर थोप देना कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू भाषा ही बोली जाएगी। दूसरा पॉइंट था कि वहाँ की जो संस्कृति थी वो उनको नहीं मानते थे, क्योंकि वो अपना पश्चिमी जो उनका व्यवहार था, जो पश्चिमी उनकी जो संस्कृति थी उस चीज़ को मानते थे। जो उनकी संस्कृति थी वो पश्चिमी संस्कृति को वो उन पर थोपना चाहते थे। तो पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के जो लोग थे उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे अपनी जो भाषा शैली है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट भाषा शैली को वो कैसे अपनाते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति थी वो बहुत ही अच्छी जो कल्चर था। और दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ के जो लोग थे वो शिक्षित वर्ग था वहाँ का, तो इस वजह से भी वहाँ के जो लोग थे उनकी जो पूर्वी पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है, वहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित वर्ग है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और वो किसी भी ऐसी आडंबर या किसी भी रूढ़िवादी सोच को नहीं मानते थे। ये भी एक बड़ा कारण रहा है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है राजनीति और प्रशासन में उचित हिस्सेदारी नहीं देना। तो राजनीति जो थी, यानी राजनीति में जैसे पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो नेता थे, वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी, वो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें वहाँ के जो नेता हैं वहाँ के जो लोगों को भागीदारी देने से कतराते थे। उन्हें लगता था कि ये बिल्कुल अलग हैं। माना कि उन्होंने इसीलिए
उस क्षेत्र को अपनाया था क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था। और दूसरी बात ये भी थी कि वो एक क्षेत्र मिल रहा था उनको कि हाँ जी हमारा पाकिस्तान यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का तिरस्कार किया है, उन्होंने वहाँ के लोगों का, बांग्लादेश के लोगों का हमेशा तिरस्कार किया। इस तरह की भावना रखना कि ये इनकी संस्कृति अलग है, इनकी भाषा अलग है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि हम आपके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं या हमारी संस्कृति अलग है तो हम जो आपका देश है उससे अलग होना चाहते हैं। हमें एक आज़ाद राष्ट्र बनाना होगा जिसका नाम उन्होंने बाद में बांग्लादेश रखा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 समस्याएं बताई कि एक तो बंगाली भाषी और दूसरा था बंगाली संस्कृति में बुरा व्यवहार, विरोध करना, अपनी भाषा को थोपना, ये सब चीज़ें थी। तीसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको कि राजनीति और प्रशासन में भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उचित हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जनसंघर्ष उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि इनको हमसे इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें अपना राष्ट्र अलग से, उन्होंने कहा कि यदि हम आपके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं या हमारी संस्कृति अलग है तो हम जो आपका देश है उससे अलग होना चाहते हैं। हमें एक आज़ाद राष्ट्र बनाना होगा जिसका नाम उन्होंने बाद में बांग्लादेश रखा। इनके लिए जो लीडर रहे हैं जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने पूर्वी क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश की, मांग की। तो शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 का ये चुनाव हुआ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई जो कि अवामी लीग के नाम से जानी जाती है। उसने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद जो संविधान सभा बनाई गई थी, प्रस्तावित संविधान सभा, उसमें भी उनको पूरी तरीके से बहुमत मिला था। इसी कारण से ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को पसंद नहीं आई। तो स्वाभाविक था कि पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को भी बहुमत मिल गया था। वे लोग खुश थे कि संविधान सभा में आकर पूर्वी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होगा, हम अपने लिए कुछ इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिन चली और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान के जनरल याहिया खान ने आंदोलन में जो बंगाली जनता थी, यानी कि जो बांग्लादेश है आज का, वहाँ की जनता को बुरी तरीके से सेना के द्वारा उनका संघर्ष जो था उसको दबा दिया। हजारों लोग पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे गए, और हजारों तो सिर्फ आपकी किताब में लिखा है, लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि कम से कम लाखों की जनसंख्या, 10 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और वहाँ की जो महिलाएं थीं, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए थे। ये सब चीज़ें अगर डेटा देखते हैं तो पता चलता है। फिर बांग्लादेश के जो लोग थे, वहाँ के जनसंख्या जो थी, वहाँ की जो जनता थी, उसने मुक्ति वाहिनी एक संगठन बनाया जिसमें वहाँ की लोकल जो जनसंख्या थी, जो लोकल जनता थी वो, और वहाँ के सैनिक यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक ने मिलकर एक मुक्ति वाहिनी सेना का संगठन बनाया, जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए कदम से कदम लगाकर लड़ते रहे और उन्हें विजय प्राप्त भी हुई। बांग्लादेश अलग हुआ, एक नया राष्ट्र बना। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को सबसे ज़्यादा यदि किसी का साथ मिला है वो है भारत देश का। भारत देश की सेना ने, वहाँ की जो सेना के जो नौजवान थे या वहाँ के लोकल जो जनता थी, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में आकर शामिल हो गए थे, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। बांग्लादेश के लिए भारत देश हमेशा यादगार रहेगा, हमेशा एक उनके लिए एक बहुत ही मीठा अनुभव रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इसीलिए भी अच्छे हैं कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल जो है भारत का रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उस वक्त जब इंदिरा गांधी जी ने देखा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पूर्वी पाकिस्तान का, वो बहुत ही तिरस्कार की ज़िंदगी जी रहा है, तो इसी वजह से
उन्होंने देखा कि वहाँ के लाखों जनसंख्या मारी गई है और लाखों की तादाद में जो बंगाली जो जनता थी, जो बांग्लादेश की जनता थी, वो भारत में पलायन कर रही थी। इस वजह से भारत में इतनी जनसंख्या में वहाँ के जो लोग थे, शरणार्थी थे, वो इस तरीके से ये विकट समस्या आन पड़ी थी उस समय। तो हमारा जो भारत देश है अतिथि देवो भव की नीति को हमेशा मानता रहा है, लेकिन अतिथि देवो भव का अर्थ ये नहीं कि यदि एक एक करके अगर सभी जनसंख्या यदि आ जाती तो भारत देश की भी विडंबना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। तो इंदिरा गांधी जी ने ये दृढ़ निश्चय लिया कि हम जाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे, और उन्होंने इस बारे में यूरोप के कई शक्तिशाली देशों से बात की मिलजुल कर, लेकिन कोई भी हल दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने बांग्लादेश की रक्षा के लिए अपने सैन्य बल को भेजा और उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया। इसी वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध भी हुआ, और उस युद्ध में पाकिस्तान के कम से कम 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था भारत देश की सेना ने। और जो मैं कि बता चुकी हूँ आपको कि उसमें आपका शिमला समझौता जो हुआ था, इसी को लेकर हुआ था। जुल्फिकार भुट्टो के बारे में मैंने बताया था पिछली बार। तो यही जो कारण था इनका। तो 16 दिसंबर 1971 को फाइनली बांग्लादेश एक अलग आज़ाद राष्ट्र कहलाया। इस प्रकार से बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर देता है। यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश भी कर देता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रणाली है संसदीय प्रणाली भारत देश में, उसी प्रकार से बांग्लादेश भी अपने आप को अपनी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि कुर्सी का जो लालच है बहुत ही बुरा होता है, और यही हुआ 1975 में। वही शेख मुजीबुर रहमान साहब जी, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, इन्होंने इस बात के लिए आंदोलन चलाया कि हमारा देश एक आज़ाद राष्ट्र बनेगा। उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई अगर लड़ी थी, और यदि कोई बांग्लादेश को अलग कराने में सबसे ज़्यादा मेन जो भूमिका है वो इन्होंने निभाई थी। उन्होंने संशोधन करवाया कि संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी, और आवामी लीग के अलावा कोई भी पार्टी बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ सकती। यानी कि सिर्फ एक पार्टी होगी, और वहाँ पर जिसका नाम होगा आवामी लीग, यानी कि वो सिर्फ इसमें अपना ही भला देख रहे थे। अरे ये क्या कर रहा है शेख, कहाँ इसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, और अब अपने ही लालच के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ में आकर, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इसने ये क्या कर दिया। अपनी कुर्सी को छिन जाने का डर था इसको। इसे कहते हैं राजनीति, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लालच पनप जाता है, जो देश हित के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। तो स्वाभाविक था, देश के अंदर तनाव संघर्ष की स्थिति बन गई थी, और बांग्लादेश की जनता और शेख मुजीबुर रहमान भूल गए थे कि ये वही बांग्लादेश की जनता है जिसने पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद कर लिया था। तो शेख मुजीबुर रहमान की ज़्यादा देर तक ये बात नहीं चल पाई, और इस तरीके से तनाव पैदा हुआ कि उनकी हत्या कर दी जाती है। और अगस्त 1975 में सेना ने बगावत कर दी, और सैनिक शासन की स्थापना होती है, जो कि सबसे पहला जो शासक था वो बना था जियाउर रहमान। और इसने कुछ समय बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 का चुनाव जीत लिया और राष्ट्रपति बन बैठा। लेकिन इन जनाब की भी हत्या कर दी जाती है। उनके बाद फिर से सैन्य शासन आ जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने संभाली। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने लोकतंत्र की ठान ली थी, और उन्होंने कहा था कि हम अपना लोकतंत्र वापस लेकर रहेंगे। इसी वजह से कई छात्र आंदोलन हुए, जनता में आक्रोश रहा, और बाध्य होकर इरशाद ने, जो HM इरशाद थे, इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी, और इनको 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। लेकिन
जनता के व्यापक विरोध के आगे इनको भी झुकना पड़ा और राष्ट्रपति का पद 1990 को छोड़ दिया। 1991 में चुनाव हुए और उसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। आज इस समय मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, जो कि प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ये बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, जो कि होगा नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।